तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं आमना इफ्तिखार और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ईटिंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो आमिना वंस अगेन। सो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ ज़रा हम सारा मेंटल ट्रॉमास के ऊपर बात कर लें। आप जानती हैं नेचुरल डिज़ास्टर है और सैलाबज़दा इलाकों में उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि दे हैव अ नॉर्मल मेंटल कंडीशन, इट्स समथिंग आउट ऑफ द इमेजिनेशन। सो पहले बच्चों पे आ जाते हैं। बच्चे बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, वहाँ पे ट्रॉमेटिक होते हैं। बीइंग वॉलंटियर सर्विसेज, क्या उन्हें किया जा सकता है उनके लिए? ठीक है, देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि जब मैं अभी सोशल मीडिया देख रही होती हूँ तो हमारे यहाँ हमारी बहुत सारी NGOs एंड इवन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। एंड सॉरी टू से एक जो बहुत निगलेक्टेड एरिया है वो है कि हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट है रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, जो इस तरह का एक हमारा नेशनल डिज़ास्टर आया है, एक नेचुरल डिज़ास्टर आया है और इसमें दो वल्नरेबल जो ग्रुप होते हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे थे। द फर्स्ट वन इज़ जिसमें हमारे बच्चे आते हैं बिकॉज दे डोंट हैव द कोग्निटिव एबिलिटी कि वो उस स्ट्रेस को, उस ट्रॉमा को, उस क्राइसिस में से अपने आप को निकाल सके। सेकेंड कैटेगरी आती है जो फीमेल्स हैं एंड ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और किसी भी पूरी दुनिया की अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होती है ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशन, ड्यूरिंग सच जैसे पेंडेमिक पीछे हमारा गुजरा है या इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, तो इसमें जो बहुत कॉमन डिसऑर्डर पाया जाता है इन बच्चों के साथ और इन फीमेल्स के साथ, उसको हम PTSD बोलते हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि इसके सर्वाइवल्स होते हैं उनके लिए बैक टू नॉर्मल लाइफ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इवन देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस दे शोज़ दैट कि ये बच्चे बाद में इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, ये लोग जल्दी जब इनके ऊपर स्ट्रेस आती है तो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें और फिर इसके इंटरवेंशंस की तरफ जाएं, जिसमें वॉलंटरली हम खुद भी इसमें काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भी लेकर जाएँ ताकि हम इन सर्वाइवल के जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है हम उस पर काम कर सकें। सही। सो एक्चुअली आप क्या समझती हैं कि अगर कोई वहाँ पर कैंप्स चला रहे हैं या बहुत ऑर्गेनाइजेशन NGOs काम कर रही हैं, वो बच्चों के साथ कैसी एक्टिविटीज़ वहाँ कर सकते हैं? देखिए पहली बात ये है कि इस वक्त वो बच्चे ट्रोमैटिक स्ट्रेस का शिकार है, उनको उस सिचुएशन में से निकालने के लिए हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि हम इन बच्चों को इंगेज कर सकें। अब ना उनके पास वहाँ पर गैजेट्स हैं, ना उनके पास वहाँ पर प्लेग्राउंड्स हैं, वहाँ पर एक ग्रुप सेशंस होने चाहिए या हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें इन बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग पे काम किया जा सके, उन बच्चों को कुछ छोटे छोटे रोल असाइन किए जाएं जो कि वो अपने वहाँ पर कम्युनिटी में खुद अपने आप को इन्वॉल्व करके सर्व करते हुए करें, जिससे उनके अंदर एक वो सेल्फ ऑफ अटैचमेंट आना शुरू हो जाती है, कहीं उनका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। सो सच एक्टिविटीज़ जिसमें प्ले एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, उनके रोल असाइनमेंट, ये वाली चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग वहाँ पर वॉलंटरली काम कर रहे हैं उनको हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग सेशंस दें ताकि वो उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके और वहाँ पर अगर उन्हें लगे कि दोज एक्टिविटीज़ आर नॉट सफिशिएंट टू मैनेज देम तो दे रेफर देम टू द रेलिवेंट पर्सनस ताकि उनको हम एक आने वाले टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर कर सके कि वो कैसे नॉर्मल अपनी लाइफ की तरफ बैक टू द नॉर्मल आए। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यूनिसेफ की रिपोर्ट भी आई कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं एक्सपेक्टिंग मदर्स को हैं वहाँ पर, और मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है और उन्हें बहुत इश्यूज़ हैं। सो ऐसी हालत में जो औरतें होती हैं उन्हें डिप्रेशन की तरफ भी जा सकती हैं, फिर कहीं के अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। सो एक्चुअली उसके लिए क्या काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए इसमें हम जो कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि जहाँ पर जो लोग डोनेशंस दे रहे होते हैं, जो लोग इनके लिए राशन भेज रहे होते हैं, कोशिश करें कि आपके उस कंट्रीब्यूशन में कुछ नट्स ज़रूर हों, उनमें कुछ बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे बादाम होते हैं या हमारे नट्स बाकी आ जाते हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है जो कि इनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करता है, जो कि इनके लिए एक जो उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होती है वो फुलफ़िल करता है। सेकेंडली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली इट विल इफ़ेक्ट द न्यू कमर, जो उनका बच्चा उनके पेट में है वो उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जहाँ पर जितनी हम इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड हम उस पर करें। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर उनकी कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ को जब आप कैटर करते हो तो वी कैन मैनेज दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन और हम सब उसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अपना अपना पार्ट प्ले करें। बिल्कुल सही।
थोड़ा सा यहाँ पर मेंटल हेल्थ के हवाले से आ जाते हैं। बहुत सारा बच्चों के ऊपर माँ बाप को इशू ये होता है कि स्कूल्स में इतना प्रेशर होता है स्टडीज़ का कि दे आर अनएबल टू परफॉर्म इन द एग्ज़ाम्स। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, कब आपको पता चलना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड? हमारे यहाँ द लैकिंग पॉइंट इज़ दैट हमने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए हुए हैं, हमारे बच्चे को एज भी लेने हैं, हमारे बच्चे ने तब वो कामयाब होता है जब वो मेडिकल में उसका एडमिशन होता है या वो डॉक्टर बनता है। तो पहले तो मैं पेरेंट्स के साथ एक काउंसलिंग सेशंस पे बात करना चाहूँगी कि दे नीड टू सेट द रियलिस्टिक डिमांड्स एंड गोल्स फॉर देयर किड। हर बच्चा एक डिफरेंट कैपेसिटी के साथ होता है, हर बच्चे के डिफरेंट एप्टीट्यूड होते हैं। पहले अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करें कि उसके कौन से गुड स्किल्स हैं, वो किन चीज़ों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एंड ऑन द बेस ऑफ दैट आप उनके एजुकेशनल गोल्स सेट करें। अगर आपका बच्चा एवरेज है तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि वो हो सकता है आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा हो सकता है वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हो। तो जब आप बच्चों के एप्टीट्यूड पे बात करते हैं तो एप्टीट्यूड इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम एजुकेशनल प्रेशर को कम करने के लिए कर सकते हैं। एंड सेकेंडली पेरेंट्स को रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारी तरफ से भी नेग्लिजेंसी हो रही है, कहाँ पर हम बच्चों को उस तरह से प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को हम प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे, हम प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं दे रहे, हम उनके साथ प्रॉपरली टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, उसका फोकस इफेक्ट हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इफेक्ट हो रही है। तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप अपने बच्चे के एक स्केड्यूल सेट करें। आप अपने बच्चे को जब सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं तो उसमें जो एजुकेशनल फेलियर्स होते हैं उसके रेशो को हम कम कर सकते हैं। एंड दूसरा इस तरह बच्चे का प्रेशर जो होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। हमारे यहाँ अब एक ना ट्रेंड बन गया हुआ है कि बच्चे पूरा साल जो होते हैं ना वो वोकेशंस बनाते हैं, पूरा साल वो गैजेट्स के साथ होते हैं, पूरा साल वो अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर पेंडेमिक के बाद। तो अब हमने ये देखना है कि हमने उन बच्चों को नॉर्मल बैक टू द रूटीन लेकर आना है। तो उनके जब स्केड्यूल सेट होंगे, पेरेंट्स उनके साथ बैठेंगे, उनकी नीड्स को असेस करेंगे, तो होपफुली हम इस स्ट्रेस को, इस प्रेशर को जो बच्चों के साथ है वो कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस प्रेशर को तो चले कम कर सकते हैं, एक पीयर लर्निंग अक्सर होता है कि बच्चों की कई दफ़ा ख़राब हो जाती है, उस पीयर लर्निंग के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी? बिल्कुल। पीयर प्रेशर, पीयर लर्निंग, आपके बुली करना, those things are very much common now in the school और एजुकेशनल जो सिस्टम्स होते हैं उसमें चल रहे होते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो जब आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, और आप उसको एक फैसिलिटेट कर रहे होते हो कि कहीं पर आपको हर्डल का सामना आया है, कहीं पर आपको बुली किया जा रहा है, कहीं पर आपको उस जगह पर लाया जा रहा है जहाँ पर एक कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है स्कूल में या क्लास में, तो मस्ट डिस्कस इट। जब आप डिस्कस करते हो ना तो इट लीड्स टूवर्ड द सॉल्यूशंस। देयर इज़ नो सिंगल की कि हम एक ही चाबी से सब ताले खोल सकते हैं। एवरी लॉक हैव द डिफरेंट कीज। तो एवरी किड इज़, एवरी चिल्ड्रन दे आर डिफरेंट। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे की नीड दूसरे से मुख्तलिफ होती है। द मोर यू आर अवेयर अबाउट देयर नीड्स एंड द की इज़ टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ताकि बच्चा आपको कम्युनिकेट करे। एंड देन यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज कि किस तरह आप अपने बच्चे को नॉर्मल पेस पर ला सकते हैं और इस तरह के जो अनहेल्दी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स होते हैं हम उनको डिस्करेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कोई टिप्स आप वालिदैन को देना चाहेंगी टू डील विद सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन? पहले तो अपने आप को रिलैक्स करें, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना तो सिर्फ बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता हाउ टू ऑपरेट। तो एवरी किड इज़ डिफरेंट। आपके अगर 4 बच्चे हैं तो वो चारों आपको मुख्तलिफ जो है होगा वो टफ टाइम दे रहे होते हैं। तो पहले जब आप खुद रिलैक्स होंगे, जब आपके स्ट्रेसर्स कम होंगे, तो आप बच्चों के जो इश्यूज आ रहे होते हैं जो डे टू डे है, पेरेंटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म वे जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, तो जब आप रिलैक्स होकर उनको मैनेज करेंगे। और दूसरी चीज़ जिसमें मैं हमेशा बात करती हूँ कि पेरेंट्स का मतलब मदर एंड फादर बोथ होता है। हमारे यहाँ जो पेरेंटिंग है इट इज़ ओनली रिलेटेड टू मदर, जिसके साथ और बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो जब आप एक फीमेल को बहुत सारी जगहों पर इंगेज करोगे तो हो सकता है वो बीइंग द मदर जो रोल अदा कर सकती है वो उस काबिल ना हो, या उसके ऊपर इतना प्रेशर हो कि वो उसको उतनी अच्छे तरह से नहीं कर सके। तो अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड करें, बीइंग द पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें और अपने आप को रिलैक्स रखें। बिल्कुल सही। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कई दफ़ा होता है कि सीजनल स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आ सकते हैं।
उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए? मूड स्विंग्स का जैसे विंटर ब्लूज़ आपके होते हैं, या जैसे ही गर्मियाँ आती है तो लोग थोड़े से हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, एग्रेसिव ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ मुताबिकत, अडॉप्टेशन, कि जैसे सीज़न चेंज होते हैं ना, जैसे हम अपने कपड़े अपने अलमारियाँ को निकाल के चेंज कर लेते हैं, उसके साथ फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो कि मूड बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है। जैसे बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स, जो लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसमें पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स है। जब आपको पोटेशियम मिलता है तो आपका मूड रेगुलेट होता है। तो अपने खाने में जैसे डेट्स, दे आर द गुड सोर्स, बनाना इट इज़ अ गुड सोर्स, जिससे आपका स्वीट टूथ जो होता है वो भी सेटिस्फाई होता है, और साथ में आपको ऐसे वाइटामिन्स मिल रहे होते हैं, ऐसे मिनरल्स मिल रहे होते हैं जिससे हम अपने आप मूड को बेहतर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। जितना फिजिकल एक्टिव होते हैं उतने हम सीजनल मूड स्विंग, सीजनल इफेक्ट, या कहीं पर इवन क्राइसिस में से भी आप गुजर रहे होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेमिना होता है। व्हेन यू आर फिजिकली फिट इट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, एंड व्हेन यू आर मेंटली स्टेबल इट एक्चुअली बूस्ट योर फिजिकल इम्यूनिटी। सो इट्स अ वाइस वर्सा, आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी फोकस करें, अपने स्ट्रेसर्स के बारे में बात करें, और कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप वेंटिलेट करते उतने आप क्लियर होते, उतने आप रिलैक्स होते हैं, एंड साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें, तो हम ये जो सीजनल इफेक्टिव हमारे साथ इश्यूज आ रहे होते हैं मूड रिलेटेड, हम उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी टिप्स मिली। तो कोशिश करें कि किसी को स्ट्रेसफुल लाइफ दे ही ना, ताकि किसी को स्ट्रेस हो ही ना।